Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and we are back with further questions of this February-March 2021 exam paper. In the previous video, we look into the first 10 questions and now let's move on towards the 11th question. अच्छा, अगेन ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है 2022 ऑनवर्ड्स, यानी जो भी करंट एग्जाम सिलेबस फॉलो होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को A2 में शिफ्ट कर दिया गया. बट एनीवेज इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें सॉल्व करने में. अ पार्टिकल विद मास मूव्स विद इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकल. ऑलराइट जी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, यानी या तो यूँ है. अब अपवर्ड या डाउनवर्ड है ये मुझे नहीं पता. देयर इज अ सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल. इसका मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है. वो ऑब्वियसली जब फील्ड डाउनवर्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड ही है. नाउ व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द साइन ऑफ द चार्ज इफ एनी ऑन द पार्टिकल. अच्छा, आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है पहले भी. उसमें तरीक़ेकार ये होता है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल जा रहा है इसका मतलब जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी ही अपवर्ड फोर्स है. ठीक है, तो मुझे एक बात होता है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, अच्छा अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहले तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अपनी डायरेक्शन में ही लगाता है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. ठीक है जी, तो अभी मिसाल के तौर पर अगर मैं फील्ड को लेट से डाउनवर्ड अज्यूम करता हूँ, ठीक है, पहले मैं इन दो ऑप्शंस पे बात करता हूँ. ठीक है, तो डाउनवर्ड फील्ड के केस में अगर मुझे अपवर्ड फोर्स चाहिए तो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. तो नेगेटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूँ तो उस पर फोर्स ऊपर लग जाएगी. और यही मैं चाह रहा था कि मेरे पार्टिकल पे फोर्स ऊपर लगे ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, तो ये बैलेंस हो जाएगा. तो इस हवाले से मेरे पास ए तो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है ना, तो सिंस नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब ही यही है कि इन ऑर्डर टू पास अनडिफ्लेक्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाय द अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स. अच्छा, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. डाउनवर्ड अगर फील्ड है तो चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता. अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड लग जाएगी, तो वो बेकार बात है, फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो जाएगी. अपवर्ड अगर फील्ड है तो फिर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि उस पर भी डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगी. अगर नो चार्ज है तो डी का ऑप्शन ही नहीं. अगर चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स ही नहीं लगेगी, तो इवेंचुअली फिर आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पाथ अडॉप्ट कर नहीं सकता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा. तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. नाउ इट सेज टू पैरेलल फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स ऑन अ रॉड ऑफ लेंथ 5d. ठीक है भाई, रॉड की लेंथ है 5d. ये आपके पास रॉड है. विच डायग्राम शोज द पोजिशन ऑफ द टू फोर्सेज दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट टॉर्क. अच्छा, पहले तो हम देख लें टॉर्क बनाने के लिए हमें पहली बात तो कपल चाहिए. कपल का मतलब दो फोर्सेज जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड में सेम हो और सेम पॉइंट से ना गुजर रही हो. तो जैसे अगर मैं इन दो ए की बात करूं तो ए में मेरे पास कपल बन रहा है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो ए में एटलीस्ट टॉर्क तो मौजूद है. बी में टॉर्क नहीं है क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है ना, तो कपल ही नहीं बन रहा. सी में भी फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे भी कपल नहीं बन रहा. अब आंसर या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है, दोनों में कपल है. अच्छा, जो टॉर्क की इक्वेशन है वो एफ इंटू डी, यानी वन ऑफ द फोर्सेज दैट फॉर्म्स द कपल, और डी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज. तो जहाँ फोर्सेस के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है. तो बी एंड सी डू नॉट फॉर्म अ कपल, डी एंड एफ फॉर्म्स अ कपल, but as D has the largest or the greatest perpendicular displacement or distance between the forces, तो D is the correct option. ठीक है ना, फोर्स तो दोनों में सेम ही है बट डिस्टेंस फोर्सेस के बीच का ज़्यादा है D के केस में, तो D is the correct option. अच्छा जी, इधर बात करते हैं. अ मास ऑफ 30 kg is suspended from the end of a wire. The horizontal force acts on the mass so it is in equilibrium with the wire at an angle 30 degrees to the vertical as shown. अच्छा जी, आपका एक मास है जो कि एक वायर के साथ अटैच्ड है और ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये अपने आप को रोके हुए, और इसके रोके हुए रहने में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि आपने एक्स्ट्रा एडिशनल लगाई हुई है बाहर से, जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है F. ठीक है,
नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ। अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, आपको इसका मास दिया हुआ है। देखिए आपका अगर ऑब्जेक्ट सस्पेंड हुआ हुआ है और लाइक इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम यानी इसके ऊपर जितनी फोर्सेज एक्ट करती है वो बना लेते हैं। एक टेंशन यकीनन एक्ट कर रही होगी अलोंग द स्ट्रिंग जो कि इसको पुल कर रही होगी, और एक इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा वेट हमारा ऑलरेडी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एफ हमारी ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। ये जो टेंशन फोर्स है ना ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं। अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज ही होगा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये हो जाएगा टी साइन 30 और ये हो जाएगा टी कॉस 30। नॉट टू मेंशन जिस साइड थीटा है ना वो साइड कॉस से निकलेगा और दूसरा वाला साइड साइन से निकलेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारे पास यहाँ पर हो गए, यूँ समझ लें, अब हम इस टी को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने इसके दो कंपोनेंट ले लिए। अब हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि यूँ समझ लें कि वाई एक्सिस पे, और दो फोर्सेस एक्स एक्सिस पे, एक एफ और एक टी साइन 30। ठीक है जी। तो एक तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूं वाई एक्सिस पे, तो अपवर्ड फोर्स है टी कॉस 30 और डाउनवर्ड फोर्स है वेट। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। वेट का मतलब मैं इसको mg कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं अलोंग एक्स एक्सिस तो f टूवर्ड्स द राइट है और टी साइन 30 टूवर्ड्स द लेफ्ट है। तो राइट और लेफ्ट वाली फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से पहले मैं टेंशन निकाल लेता हूँ, एक काम कर लेते हैं। तो मास इज 30, जी इज 9.81 और ये cos 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई 339.8 न्यूटन्स। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे F चाहिए ना। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यूँ समझ लें कि अब मैं चला जाऊँगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो F बराबर है टी साइन 30 के। ठीक है जी। तो F बराबर है टी साइन 30 के, राइट और लेफ्ट वाली फोर्सेस बराबर होंगी इक्विलिब्रियम में। टेंशन मैंने अभी निकाला है 339.8, साइन 30 एज इट इज़। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 169.9 न्यूटन, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 170 न्यूटन कर सकता हूँ। इसका मतलब C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अ मास इज यूज टू मेजर द अ बैलेंस इज यूज टू मेजर द मास m ऑफ अ नंबर ऑफ cylinder metal rods of length L. All the metal rods have the same radius R. The graph shows the variation with L of M. ठीक है जी। ये मास और लेंथ का हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज जी। अच्छा ग्रेडियंट क्या होता है, y अपॉन x। ठीक है ना। तो ग्रेडियंट क्या है, y एक्सिस पे m है और x एक्सिस पे L है। तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस इज योर ग्रेडियंट। तो m अपॉन L तो आपका ग्रेडियंट हो गया। अब कहता है विच एक्सप्रेशन गिव द डेंसिटी ऑफ द मेटल। भाई डेंसिटी अगर मुझे निकालना है तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। हमारे पास जो बात चल रही है वो सिलेंडर की चल रही है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और एल एज इट इज़। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मुझे देखो ये एम अपॉन एल ग्रेडियंट है ना, तो इस एम अपॉन एल की जगह मैं ग्रेडियंट लिख सकता हूँ। तो ये एम अपॉन एल की जगह मैंने कैपिटल जी लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मेरे फाइनल आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपके बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होंगे। ठीक है। तो कहता है जी, टू ब्लॉक्स एक्स एंड वाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, द मास एम ऑफ द ब्लॉक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्लॉक एक्स, ब्लॉक वाई एज अ स्प्रिंग अटैच टू इट्स एंड। ठीक है जी। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, दो मासेज हैं, इनको स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है। द ब्लॉक्स आर पुश टुगेदर सो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बिटवीन देम एंड द ब्लॉक्स आर हेल्ड स्टेशनरी एज शोन। पहले आपने इसको कंप्रेस किया, फिर आपने इसको ऐसे स्टेशनरी रखा, फिर व्हेन रिलीज द ब्लॉक्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर जैसे आप छोड़ोगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आफ्टर रिलीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एक्स मस्ट इक्वल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक वाई। अच्छा अब इस तरह की क्वेश्चन में ना एक चीज़ समझ लें। देखिए जब भी दो मैसेज सेपरेट होते हैं, ठीक है, लेट्स से ये M1 है, ये M2, बड़ा क्रूशल कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें, बहुत काम आएगा MCQs में आपके। ठीक है। लेट्स से ये पहले साथ थे, ये अलग होगा। अब जब ये सेपरेट होंगे ना, तो जब ये पहले साथ थे तो इनका मोमेंटम 0 था टोटल। लेट्स से ये रेस्ट पर थे, अब ये अलग हुए ना, तो टोटल मोमेंटम हमें कंजर्व रखना है, तो अभी भी हमें 0 चाहिए। तो जितने मोमेंटम के साथ ये टुवर्ड्स द राइट जा रहा है ना, उतने मोमेंटम के साथ ये टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगा।
अच्छा, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है ना वो हमारे पास क्या है, मोमेंटम इज mv, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो ताकि मोमेंटम दोनों जगह सेम रहे, तो बड़ा मास छोटी वेलोसिटी के साथ जाएगा और छोटा मास बड़ी वेलोसिटी के साथ अलग होगा। ये बात ध्यान में रख लें पहले, जब भी दो मासेस अटैच्ड हैं और वो रेस्ट पर है, जब वो अलग होते हैं ना तो जो बड़ा मास होता है ना वो कम वेलोसिटी के साथ मूव करता है और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ताकि टोटल मोमेंटम को कंजर्व रखें। पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो ही रहे। अच्छा, अब जो बड़ा मास है उसकी वेलोसिटी कम होगी, जो छोटा मास है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब एक चीज़ है काइनेटिक एनर्जी। भाई जो आपका काइनेटिक एनर्जी है ना ये बराबर है हाफ mv² के, ठीक है। अच्छा, अब एक मास है, उस एक ऑब्जेक्ट है मिसाल के तौर पर, ठीक है, इसका मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना उसकी इवेंचुअली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी ना उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना काइनेटिक एनर्जी। तो मास ठीक है, जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मास ज़्यादा है, लेकिन जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मास ज़्यादा है और जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर आया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्क्वायर की वजह से ना जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। तो जब मासेस सेपरेट होते हैं ना तो अगर वो इक्वल मासेस अलग हो जाए तब तो अलग बात है। अगर इक्वल मासेस है दोनों वेलोसिटीज़ भी सेम रखेंगे, काइनेटिक एनर्जीज भी सेम रखेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट साइजेस है ना मासेस के और वो अलग हो रहे हैं तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए बड़े मास की वेलोसिटी कम और छोटे मास की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी छोटे मास की ज़्यादा होगी क्योंकि छोटे मास की स्पीड ज़्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी भले मास पे डिपेंड करता है, भले छोटे मास का मास कम है लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है और क्योंकि स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है इसलिए छोटा मास ज़्यादा स्पीड के साथ अलग होगा। तो अब अगर ये कह रहे हैं ना आफ्टर रिलीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एक्स मस्ट इक्वल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक वाई, नहीं, सेम नहीं होंगे। अगर दोनों का मास सेम होता ना तब सेम होते हैं, तब तो स्पीड भी सेम होती और काइनेटिक एनर्जीज भी सेम होती, मासेस भी सेम होते। बट अगर मासेस डिफरेंट है तो छोटा मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ अलग होगा और बड़ा मास कम काइनेटिक एनर्जी के साथ सेपरेट होगा। तो ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बिगर मास गेन्स लेसर काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। आफ्टर रिलीज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो ब्लॉक इज इक्वल टू जीरो, नहीं, काइनेटिक एनर्जीज का सम जीरो नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो वैसे भी इक्वल नहीं है, अगर वेक्टर भी होता तब भी जीरो नहीं होता। तो बी तो बिल्कुल ही बोकस ऑप्शन है। द टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक्स इमीजिएटली बिफोर रिलीज इज जीरो, नहीं, जाहिर सी बात है कंप्रेशन आई हुई है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हुई है तो टोटल एनर्जी जीरो नहीं है। टोटल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड द ब्लॉक इज इक्वल टू एनर्जी नीडेड टू ब्रिंग द ब्लॉक टुगेदर। बिल्कुल सही बात है, आपने जो एनर्जी उसको कंप्रेस करने में दी जब आप छोड़ोगे तो वो उतनी एनर्जी के साथ वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है लेकिन टोटल एनर्जी तो कंजर्व होगी ना, वो तो हर हाल में होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमेशा एक्ट करेगा। तो यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गैस इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर बाय अ मूवेबल पिस्टन, ठीक है भाई, एक गैस है जो कि मूवेबल पिस्टन यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, पी डेल्टा वी वाली इक्वेशन है, इस सवाल को देख के समझ में आ जाता है, हमेशा वही लगेगा। बहरहाल द सिलेंडर एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल डायामीटर, आपको डायामीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी ये आपको डायग्राम में भी मैंशनड है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज 102 pascals एंड द पिस्टन इज इनिशियली 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर। फिर क्या होता है भाई, फिर ये होता है कि द गैस इज हीटेड कॉजिंग द पिस्टन टू मूव सो दैट इट इज़ 35 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द बेस। तो पहले इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर्स थी, अब 35 सेंटीमीटर्स हो गई, मतलब 5 सेंटीमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट आया। ये वो चेंज इन वॉल्यूम है जो कि आपकी एक्सपेंशन की वजह से आया है। द प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर ही हमारी वो पी डेल्टा वी वाली इक्वेशन लगती है। तो वर्क डन इज पी डेल्टा वी, वही आपके पास सवाल है, हाउ मच वर्क इज़ डन। तो चल रहे हैं, कर देते हैं, डन 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 डन। प्रेशर आपको पता है 102 pascals और चेंज इन वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है ना, तो आपका लेंथ का जो चेंज आया वो 35 - 30 आया सेंटीमीटर्स में, तो उसको आप 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है। ये आपका चेंज इन लेंथ आ गया। हमें चेंज इन वॉल्यूम चाहिए ना, इसको चेंज इन लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करते तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। आपको डाया गिवन है तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा लें, π/4d² या πr²। तो आपका रेडियस, अगर डाया 10 है तो रेडियस 10 हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लें, 10⁻⁻² और साथ में स्क्वायर लगा दें, तो ये हो गया P∆V। दोबारा देख लें, ये आपका प्रेशर आ गया। चेंज इन वॉल्यूम के लिए हमने चेंज इन लेंथ इनटू एरिया यूज़ किया। हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया है चेंज इन लेंथ, दिस इज़ चेंज इन लेंथ एंड दिस इज़ एरिया। एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। चेंज इन लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, आंसर आएगा 0.16 जूल्स। और बहुत मुबारक हो आपको, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एन एग ऑफ मास 25 grams फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ टेबल which is 90 millimeters above the ground. Air resistance is negligible. What is the kinetic energy of the egg when it hits the ground? बहुत ही फारिग सवाल है ये तो। भाई आपको पता होना चाहिए कि आप जब ऊपर से ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो पोटेंशियल एनर्जी के ड्रॉप की वजह से आती है। लाइक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो कि द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। आपको मास गिवन है 25 ग्राम्स, आप 1000 से डिवाइड करके इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। जी की वैल्यू आपको पता है 9.81, और जो हाइट का डिफरेंस आया है वो 900 मिलीमीटर्स का है। तो 900 को मिली यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये मिली से मीटर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ से आपको गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी विच इज़ 0.22 जूल्स। ओहो मुबारक हो, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फारिग सवाल हैं सारे। An aircraft travels at a constant velocity of 90 meters per second in horizontal flight. The diagram shows the horizontal force acting on the aircraft. ठीक है भाई, एक ये थ्रस्ट है जो कि आगे की तरफ जा रहा है और एक ओपोजिंग फोर्स है ड्रैग जो कि 2400 न्यूटन की पीछे की तरफ जा रही है। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मास ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 2000 किलोग्राम्स। व्हाट इज द पावर प्रोड्यूस बाय द थ्रस्ट फोर्स? देखिए, पावर निकालने के लिए हमारे पास फोर्स इंटू वेलोसिटी की बेहतरीन इक्वेशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस रिजल्टेंट फोर्स इज 0, तो इसका मतलब आपका जो थ्रस्ट है वो आपके ड्रैग के बराबर है। तो इसका मतलब आपका जो फॉरवर्ड फोर्स है ना वो 2400 न्यूटन का ही थ्रस्ट आप लगा रहे हो। पावर निकालते हुए ना P = F/V में जहन में रखिएगा, जब आप फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती बल्कि अप्लाइड फोर्स होती है। जैसे अगर आप थ्रस्ट लगा रहे हो तो आप अगर इसका पावर निकालना चाह रहे हो तो आपको ये वाली फोर्स लेनी पड़ेगी जो आप अप्लाई कर रहे हो, यानी रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है लेकिन ज़ाहिर है पावर निकालते वक्त आप अप्लाइड फोर्स लेंगे यहाँ पे F का मतलब। तो 2400 वेलोसिटी आपको सीधा सीधा गिवन है 90 मीटर्स पर सेकेंड्स। तो ये भी ₹2 का ही क्वेश्चन है। 216,000 आपका आंसर आ रहा है। इसको मैं राउंड ऑफ करके 20,000 कर सकता हूँ, तो यानी 2.2 एक्सपोनेंट 5। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ अ वायर? वाह भाई, फुल चिलिंग सीन्स चल रहे हैं। विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ अ वायर? अब मैं क्या बोलूँ, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो बच्चा ये सवाल जिसको इसका जवाब नहीं आता भाई वो एग्ज़ाम देने ना जाए, मतलब बहुत ही फारिग सवाल। बट चलें, कभी कभी एग्ज़ाम में बैलेंस क्रिएट करने के लिए ना कभी वो कोई मुश्किल क्वेश्चन डालते हैं तो एक दो तरह के हल्के फुल्के क्वेश्चन भी डाल देते हैं ताकि लाइक पेपर बैलेंस रहे। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं जी। अ वायर इज स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फोर्सेज F. For each value of force applied, the extension X is recorded. A force extension graph is plotted from the data obtained. Which statement about area under the curve must be correct? अच्छा, अब ये बड़ा प्यारा और बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यार। ये मैं डिफॉर्मेशन के लेक्चर में भी, अगर आपके पास ड्राइव के एक्सेस हो तो आपको पता होगा, मैंने बहुत डेप्थ में इन सारे ग्राफ्स को डिस्कस किया है यार और इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। देखिए, आप जब फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ बनाते हैं ना तो आप उसके एरिया अंडर द कर्व से ना वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वर्क डन 1/2 Fx होता है उस वक्त जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, यानी अगर आपका ग्राफ है ना मिसाल के तौर पर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपका ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और
आप मिसाल के तौर पर इसका आप एरिया अंडर द कर्व निकालो तो ठीक है, वर्क डन इज़ 1/2 fx। बट अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो फिर तो वर्क डन 1/2 fx नहीं हो सकता ना। अगर मिसाल के तौर पर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो अब तो ये ट्राइंगल नहीं बना रहा ना यार, तो अब तो आपको प्रॉपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा या सम आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा जो कि 1/2 fx से नहीं निकल सकता। तो 1/2 fx गलत नहीं है, बट जो टर्म मस्ट है ना ये इसको एप्लीकेबल नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि ये तो मस्ट उस वक्त होगा जबकि आप यूँ समझ लो कि अगर ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तो ए कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इफ़ द ग्राफ हैज़ एक्सीडेड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/2 fx कैन नॉट बी यूज, पहली बात। अच्छा, अब इट इज़ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच सैंपल। देखें, बिल्कुल आप एरिया अंडर द कर्व से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। मुझे एक बात बताएं ना, अगर ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई, फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई, अब जो आप बाकी एरिया अंडर द कर्व निकाल ले होगे, लाइक आप वो पूरा ग्राफ हमने डेप्थ में पढ़ा हुआ है यार, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हम लाइक अगर ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट के अंदर है तब तो एरिया अंडर द कर्व हमें बता देगा वर्क डन इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अदरवाइज जो हमारा एरिया अंडर द कर्व है ना वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं बता सकता अगर आप इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुके हो, तो हमारे पास बी भी नहीं हो सकता। इफ़ द वायर हैज़ क्रॉस द इलास्टिक लिमिट देन द एरिया डज नॉट गिव द एनर्जी स्टोर्ड एज सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। इट इज़ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द सैंपल। यस, ये तो मैंने कहा था रट लेना कि यही असल कॉन्सेप्ट है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है ना उसका एरिया अंडर द कर्व हमेशा वर्क डन बताएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मस्ट एप्लीकेबल है, चाहे जैसा भी ऑब्जेक्ट हो, ब्रिटल हो, डक्टाइल हो, इलास्टिक लिमिट के अंदर हो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर हो, इलास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सब खो चुका हो, एरिया अंडर द कर्व वर्क डन बताएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। इट वुड बी सेम फॉर, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी भी देख लेते हैं, इट वुड बी सेम फॉर एनी वायर ऑफ द सेम मटेरियल। देखें, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी करेक्ट है। डी में ऐसा नहीं है, देखिए इट वुड बी सेम फॉर एनी वायर ऑफ द सेम मटेरियल नहीं। देखिए, अगर आप भले एक ही मटेरियल है लेकिन अगर वायर डिफरेंट डायामीटर्स की हैं तो जाहिर सी बात है एक बहुत मोटी वायर को खींचने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है आपका ग्राफ वो सेम वर्क डन तो नहीं दे रहा होगा। और अगर थिन वायर है तो उसके लिए कुछ और होगा, वायर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो डी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्स डिफरेंट वर्क डन फॉर अ गिवन एक्सटेंशन, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ तो मटेरियल भी सेम है, बट मटेरियल भी सेम हो तो डिफरेंट डायमेंशंस के केसेस में ना, जब ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस डिफरेंट होंगी तो उसमें आपको डिफरेंट वर्क डन मिल रहा होगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट NMCQ का सेशन। प्लीज़ यार डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या वैसे भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना हेल्पफुल है ये लेक्चर्स, ताकि फिर मैं और इस तरह के लेक्चर्स बनाऊं या ना बनाऊं, ये आपके फीडबैक पे बहुत डिपेंड करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।